नारियल पानी अब देखते हैं काजी। हाँ, मेरा फेवरेट डिश है ना, विवेक बाबू जानते हैं, है ना, नारियल पानी, है ना, चाहे आपका भी है। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाइए। देखिए, मैंने ये कहा था कि उस समय जब ये मूवमेंट हुआ था तो उस मूवमेंट का में वहां के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने ही इसको डिक्लेयर किया था, है ना, स्थानीय लोग। इसको कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो था नहीं, क्योंकि बंगाल में उस समय कोई भी संस्था काम नहीं कर रही थी। और उस समय तब तक के लिए भारत में सबसे बड़ी जो संस्था थी वो एक ही थी, वो कांग्रेस। और कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में हुआ, तो कांग्रेस के अधिवेशन में ही इसको पास हुआ। और अभी तक जो भी सवाल बनता है, पूछा जाता है, वही पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच से स्वदेशी आंदोलन को समर्थन कब दिया गया, तो वो दिसंबर में दिया गया। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और ये सब सुरेंद्र नाथ बनर्जी या जो अन्य लोग थे, ये वहां के स्थानीय नेता थे। सभी लोगों ने ग्रुप्स करके ये डिसाइड किया था कि हमको स्वराज मूवमेंट चलाना है, इसलिए ऑफिशियली अनाउंस्ड कोई लीडर नहीं था, इसलिए हमने कहा कि वहां पे कोई नेता नहीं था और ये लोग वहां के स्थानीय लोग थे, ठीक है। और यहां पे जब भी सवाल बनेगा आपको, तो कांग्रेस के रेफरेंस में बनेगा कि कांग्रेस ने कब प्रमोट किया या कब पास किया, तो कांग्रेस ने दिसंबर पास किया। अध्यक्ष हमेशा उसी को याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि उन्हीं के टेबल से ये पास हुआ था, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। खैर, तो हम लोग गांधी युग देख रहे थे, इसमें गांधी के द्वारा किए गए जितने कृत्य थे, जितने सारे कार्य थे, उन सभी कार्यों को हम लोगों ने देखने का काम किया था। तो उसमें से हम लोग आई थिंक देख रहे थे खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, कि खिलाफत आंदोलन जो है ना, वो वहां पर किस प्रकार से इंडिया के अंदर में शुरू किया गया, ठीक है। देखिए, तो खिलाफत आंदोलन जो था, ये खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 इंडिया के अंदर में, और 18 में ही ये मुद्दा जो है वो, जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि 18 में ही ये मुद्दा शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने के साथ ही। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो ये मुद्दा सामने आया कि टर्की के खलीफा के साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके वजह से भारत के जो मुसलमान थे वो नाराज चल रहे थे। और गांधी जी थे महान डिप्लोमेट आदमी, है ना, कूटनीतिक आदमी थे। तो गांधी जानते थे कि अंग्रेजों पर यदि प्रेशर क्रिएट करना है तो सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुटता के साथ काम करना पड़ेगा, ये गांधी बखूबी जानते थे। तो गांधी का टारगेट था कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो स्थापित किया जाए। तो जैसे गांधी ने देखा कि देश का मुस्लिम समाज अंग्रेजों की गलत नीतियों से असंतुष्ट है, तो गांधी ने इसे अवसर के रूप में देखा, इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और तय किया कि हम लोग अभी एक इस मूवमेंट को करेंगे और साथ में फिर आगे एक मूवमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि भारत का दो बहुसंख्यक समाज एक ही साथ एक आंदोलन से जुड़ेगा और हम प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे अंग्रेजी सत्ता पर। तो इसलिए गांधी ने इस मुद्दे को अवसर के रूप में देखा और खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया, है ना। तो खिलाफत आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो गांधी स्वयं आगे बढ़ के कहा, गांधी ने, कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, है ना। और इसका नेतृत्व जो है वो गांधी ने किया। कल मैंने बताया था कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम मुस्लिम नेता थे, लेकिन अध्यक्षता गांधी के स्वीकार करने से क्या हुआ कि एक पॉजिटिव मैसेज गया कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, एक प्रकार से जो एकता था वो एकता स्थापित होने का बैकग्राउंड जो है वो तैयार हुआ और लोग जो है वो एकता स्थापित कर पाए। और गांधी इसके लिए बात करने लगे, अंग्रेजों से आवाज उठाने लगे कि भाई किसी तरीके से जो है वो
और ये वहां के जो खलीफा का मुद्दा है उसको ठीक किया जाए और उनके साथ मिसबिहेव जो है सो बंद किया जाए और उनका जो राइट्स है वो उनको दिया जाए। लेकिन अंग्रेज इस सब चीज के लिए रेडी नहीं था सब। तो गांधी को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज सब बात भी ना माने और हम जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इस मूवमेंट को लेकर के बढ़ रहे वो ऑब्जेक्टिव भी मेरा पूरा ना हो। तो इसलिए गांधी ने क्या किया कि गांधी जो है उन्होंने तय किया कि हम एक और मूवमेंट शुरू करेंगे और उसको पार्लर चलाएंगे, इसी के साथ साथ चलाएंगे। और गांधी ने तय किया कि खिलाफत आंदोलन के साथ ही हम चलाएंगे असहयोग आंदोलन, इसके साथ ही हम चलाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसी के साथ लिखेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 कहेंगे, असहयोग आंदोलन 1920, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। ठीक है, हाँ, इसके साथ ही पार्लर साथ साथ, एक तरफ खिलाफत चल रहा था, एक तरफ असहयोग को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक साथ दो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, एक तरफ खिलाफत और एक तरफ असहयोग, और दोनों में टारगेट एक ही आदमी था, अंग्रेज। बात ही समझ में, गांधी कर रहे थे। ठीक है, और इसे दोनों चलाने का यह मुद्दा था कि दोनों ही कम्युनिटी के लोग एक साथ जुड़ जाए। तो जब दुश्मन एक ही है और उससे 5 आदमी लड़ेंगे, पांचों का इंटरेस्ट भले अलग अलग हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि ए है, ये को चोर है ना, और बाकी कुछ आदमी है ना, तो बी का ही पर्स चुराया है, सी का जूता चुराया है ना, डी का कपड़ा चुराया है ना, ई का कुछ भी चुराया है ना, है ना। कितना आदमी का बहुत सब चीज चुरा लेता है ना जी, है ना, छीन लेता है ना। तो अब ऐसे में क्या है कि अब सब इससे लड़ेगा ना जी, लड़बे करेगा, है कि नहीं, छोड़ेगा कैसे। तो सब लड़ेगा, तो दुश्मन तो एक को है लेकिन लड़ने का इंटरेस्ट अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो हमारा दुश्मन एक ही था, अंग्रेज, वो चाहे देश का हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो या अन्य समाज का हो, लेकिन लड़ने का ऑब्जेक्टिव आपका अलग अलग था। हम लोग लड़ रहे थे काहे के लिए, तो हम लोग लड़ रहे थे क्योंकि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, है ना। तो इसके वजह से अब लोगों पर प्रेशर था कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, है ना। आज दूसरी तरफ देश का मुस्लिम समाज इस बात से चिंतित था कि खिलाफत का मुद्दा था, खलीफा के साथ मिसबिहेव हो रहा था। तो दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग था लेकिन शत्रु एक था, इसलिए दोनों आंदोलन पार्लर चला, दोनों समानांतर चला, एक साथ चलाया गया, ताकि जब ये पांचों लोग एक साथ लड़ेंगे तो भरे अलग अलग ऑब्जेक्टिव से लड़े, लेकिन प्रेशर तो इसी पर ना बनेगा, ज्यादा से लोग इसी को ना हैंडल करना पड़ेगा। यही गांधी चाहते थे कि एक साथ दोनों मूवमेंट चला देते हैं और दोनों से क्या होगा, अंग्रेजों पर प्रेशर क्रिएट होगा। इसी को सोच के साथ गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। लिखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को, अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो कब स्टार्ट हुआ जी, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे समस्त भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ, जिसे समस्त भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ, सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, ओके। दिस मूवमेंट सपोर्टेड बाय द ऑल इंडियन सिटीजन्स। ठीक है,
जितना भारत के नागरिक थे सब लोगों ने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को। और यह भारत का पहला आंदोलन था जिसमें हर तबका भाग लिया था। इससे पहले जो भी मूवमेंट होता था ना, किसानों का होता था तो केवल किसान लोग, मजदूर का होता था तो केवल मजदूर लोग, राजा का होता था तो केवल राजा लोग, है ना, जमींदारों का होता था तो केवल जमींदार लोग, सैनिकों का होता था तो सैनिक लोग। लेकिन यह जब हुआ मूवमेंट, इसमें सभी लोगों ने, वो चाहे किसान हो, जमींदार हो, आम आदमी हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी लोगों ने मिलकर के विरोध किया था। और इसी वजह से गांधी के नेतृत्व को गांधी युग कहते हैं। गांधी के व्यक्तित्व की यही एक अद्भुत विशेषता थी कि गांधी सभी के व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हित में बदल देते थे। गांधी सबको यह समझाने में सफल रहे कि भाई अगर तुम अपने जमीन के लिए लड़ रहे हो, अगर तुम अपनी खेती के लिए लड़ रहे हो, अगर तुम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, तो इस सब चीज का दुश्मन एक ही आदमी है, अंग्रेज। तो जो अलग अलग जो तुम लोग आंदोलन कर रहे हो, इससे अच्छा है कि सब एक साथ मिल जाओ और एक साथ मिल करके आंदोलन करो। तो क्या होगा, प्रेशर बनेगा और तब संभव है कि तुमको तुम्हारा अधिकार मिल जाएगा। तो ये गांधी का ब्यूटी था। और इसी फीचर के वजह से असहयोग आंदोलन भारत का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला पहला सबसे बेहतरीन जो है वो, मतलब बेहतरीन या यूं कहें कि महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 1 अगस्त 1920 को यह प्रारंभ हो गया। नोट करके लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन के पूर्व संध्या पर, असहयोग आंदोलन के पूर्व संध्या पर, पूर्व संध्या मतलब एक दिन पहले, है ना, मतलब कि 1 अगस्त को हो रहा था तो 31 जुलाई को, है ना। तो असहयोग आंदोलन के पूर्व संध्या पर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो पूर्व संध्या मतलब है ना, लास्ट इवनिंग जो था, ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो लास्ट इवनिंग था, उसी समय क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया था। तो यह पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के पूर्व संध्या पर किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से जो है तिलक की जो मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से इस मूवमेंट में इसको भी लोगों ने भुना लिया और तिलक स्वराज फंड की गठन कर दिया गया था। ले लेंगे इस आंदोलन में तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। इस आंदोलन में तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। इस आंदोलन में तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था, ठीक है, तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। अब देखिए क्या था, मूवमेंट का नाम था असहयोग, है ना, नॉन कोऑपरेशन। इसका कहने का मतलब था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब क्या हुआ, सहयोग नहीं करना। तो अंग्रेज चूंकि हम पर रूल कर रहे थे, तो रूल इसलिए ना कर रहे थे क्योंकि हम लोग उनका बात मानते थे। अगर बात ही नहीं मानते तो कैसे मनवा लेते। लेकिन दिक्कत यह था कि ताकतवर लोग थे, मारपीट के मनवा लेते, है ना। तो गांधी का जो स्ट्रेटजी था वो ये था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, यानी कि अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, अहिंसा के माध्यम से असहयोग करेंगे। मतलब कि अगर अंग्रेज कोई काम कहेगा या कुछ कहेगा तो हम हाथ जोड़ करके उसका विरोध कर देंगे, हम मना कर देंगे कि भाई हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आपको जो है वो हिंसात्मक तरीके से दबा नहीं पाएगा मूवमेंट को। क्योंकि देखिए कोई आदमी किसी को के साथ बदतमीजी या दुर्व्यवहार कब करता है, जब सामने से कोई करता है तब, है ना। और नहीं तो कुछ आदमी वैसा ही होता ही है ना। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो स्वभाव से ही दुर्व्यवहार के प्रवृत्ति के होते हैं, वो दुर्व्यवहार ही करेंगे, वो इंतजार नहीं करेंगे कि सामने वाला दुर्व्यवहार करे तो हम करें, है ना। ऐसे आदमी को होना कैसा चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि आप
तब तक किसी के साथ मिसबिहेव ना करें जब तक कि दूसरा कोई आपसे मिसबिहेव ना करे। यह भारत की भी अपनी पॉलिसी है। इंडिया अपने परमाणु पॉलिसी के आगे लिखता है नो फर्स्ट यूज। मतलब हम ये कहते हैं कि हम अपना परमाणु बम पहले किसी पर नहीं दागेंगे। और पाकिस्तान की परमाणु पॉलिसी में नो नहीं लगा हुआ है आगे, इसलिए वो हम लोग को धमकी देता है कि हम कभी छोड़ देंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप देखते हैं ना कि एक लाइन है दिनकर साहब का कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो, है ना। तो क्षमा उसको शोभा देता है जिसके पास सही में कुछ कर देने का क्षमता हो। अब से कि करैत है या अजगर है ना, अजगर तो लिए जाएगा साहब, करैत अगर कहीं काट दिया, डंक मार दिया, तब तो मामला गंभीर हो जाएगा ना जी। फिर बचने का तो चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। फिर भगवान ने एकदम जबरदस्त तरीके से लिखा होगा कि नहीं भाई तुमको भी जीना है तो किसी कारण से बच जाइएगा। तो अगर कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं और सामने से करैत निकला और उसने कह दिया कि जाओ आज मूड नहीं है, आज तुमको नहीं डंक मारेंगे ना, जाओ, तो आप भगवान के शुक्रगुजार हो जाएंगे कि भाई सही में हमको बचना था तो बच गए। एगो सांप होता है वो धामिन, कोई को उसको बभना भी कहता है ना। वो बगल से गुजर जाए, वो चढ़ के चल जाए शरीर पर से, तब वो कोई डर नहीं। तो अगर धामिन कहे कि हम तुमको काट लेंगे तो कोई डरेगा जी? कोई नहीं डरेगा। काट लो, देख लेते हैं क्या होता है ना। तो वही वो लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप होता है, जिसके पास गरल हो, गरल का मतलब 20 होता है, जिसके पास 20 है, अगर वो कहे कि तुमको छोड़ दिए तो मानी कि भाई अच्छा बात हुआ ना। और उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो, जिसके पास दांत नहीं वो काटेगा कोची? दांत रहेगा तो ना काटेगा जी। मतलब पावरफुल शक्तिशाली आदमी अगर कहे कुछ कि तुमको देख लेंगे तो सही में उससे सतर्क रहिए, क्योंकि वो देख सकता है कि पावरफुल आदमी है। कोई ना पी के 20 रुपया के पीले है ना, वो 20 रुपया के से उधारे लेके आयल होगा, वो आपको कह रहा है कि थोड़ा देख लो, तो उसे कही कि एक काम करो पहले देख लो, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने का यहां पर तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी के साथ तो एक दुर्व्यवहार न करे, है ना। और गांधी यही चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ अगर हम थोड़ा सा दुर्व्यवहार करेंगे ना तो बहुत ज्यादा करेगा और उसको मौका मिल जाएगा हमको दबा देने का। तो अगर वो हमको कोई काम कहेगा तो हम क्या करेंगे, उसके अहिंसा के माध्यम से, ना तो एक पत्थर फेंकेंगे ना कुछ करेंगे, बस उसका आदेश नहीं मानेंगे, अशांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का फायदा क्या होगा कि प्रतिहिंसा नहीं होगी। मतलब कि हम अगर कुछ नहीं हो करेंगे तो हम हमारे साथ कुछ बदतमीजी या ये नहीं करेगा। ये गांधी का टारगेट था। इसी वजह से गांधी ने कहा कि किसी प्रकार का अहिंसा यहां पर नहीं करना है और असहयोग आंदोलन को यहां पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसके तहत विदेशी वस्त्र, है ना, विदेशी वस्तु, विदेशी शिक्षा, जो भी चीज अंग्रेजों का था उन सभी चीजों का विरोध कर दिया गया कि हम उसके लिए बदले, मतलब उसको हम यूज नहीं करेंगे, और बदले में राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय वस्तुएं और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, है ना। तो अंग्रेजों की सारी चीजों को हमने खारिज किया और अपनी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह मूवमेंट इतना तीव्र गति से चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज जो है वो क्या करेंगे, मतलब छोड़ के चल जाएंगे भारत, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर अंग्रेजों पर क्रिएट हो गया था। कोई कुछ सुन ही नहीं रहा था और दिक्कत यह था कि कहीं पर कोई हिंसा नहीं हो रही थी तो अंग्रेजों को बहाना नहीं मिल रहा था मारने पीटने का। उससे पहले ही जालियांवाला बाग हुआ था, जिसके वजह से अंग्रेजों की स्थिति खराब चल रही थी, मतलब उनका इमेज खराब हुआ था। तो वो नहीं चाहते थे कि बिना मतलब का हम मारपीट करें, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके वजह से ये पूरा प्रेशर में सब जगह चल रहा था। लेकिन इसे जो है सबसे पहले असहयोग आंदोलन में किसे गिरफ्तार किया गया, यह कभी कभी पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया। तो किसे किया गया था, लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। फर्स्टली अरेस्टेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मोहम्मद अली बाय द ब्रिटिशर्स।
ब्रिटिशर्स के द्वारा असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली को। इसके साथ एक और बात लिख लीजिएगा यहीं पर कि ये पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ये पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। देखिए यही गांधी जी को फायदा हुआ। खिलाफत में सपोर्ट किया तो यहां पे मुस्लिम समुदाय आ गए सपोर्ट करने के लिए, आ गए ना, और मोहम्मद अली को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस वजह से अन्य भी और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इस्लाम कम्युनिटी को मानने, वो लोग और खुल करके जुड़ गए इस मूवमेंट से, है ना, कि भाई मोहम्मद अली को कैसे गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो इसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सब बड़े नेता थे इस मूवमेंट के, है ना, जो गांधी को सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट में। तो ये गांधी को स्ट्रेटेजिकल फायदा यहां पर हुआ, मोहम्मद अली की गिरफ्तारी हुई और मूवमेंट और ज्यादा पिक पे पहुंच गया, और ज्यादा इसको लेकर के लोग ये करने लगे। फिर गांधी ये सोचने लगे कि इस मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आगे 30 में शुरू हुआ था, उसको गांधी ने सोचा कि हम इसी बीच में इसको जोड़ देते हैं और इस मूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं लंबा। तो 1921 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यह बात हुई कि हम असहयोग आंदोलन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी कनेक्ट कर देंगे, और इस पर अभी ब्लूप्रिंट बन रहा था, मामला सब चल रहा था और यह मूवमेंट लगातार चल रहा था पूरे देश के अंदर में। तब तक क्या हुआ कि 1922 के प्रारंभ में ही घट गया चौरी चौरा कांड। ये 1922 के प्रारंभ में ही हो गया। तो जो सपना गांधी जी देख रहे थे कि इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको और बड़ा बनाएंगे, वो फेल हो गया, वो नहीं बना सके। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे इसी में। हाँ, असहयोग आंदोलन में ही, हाँ हाँ, पहला मुस्लिम नेता, ठीक है, जिनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ये ऑनलाइन वाला लोग क्या कह रहा है भाई? सुधांशु सर मजा नहीं आ रहा है, बोर्ड के पास आइए ना। अरे बोर्डवा के पास आएगा तो कौन मजा मिलेगा भाई, तुम ऐसा दूर हो। मजा मेरे बोर्ड के पास आने में है कि पढ़ाई में है जी? पगला कौची बोलता है जी? हाँ, कीमत कुमार यादव सर, मैं नेपाल से हूं, मेरी शादी बिहार में हुई। अच्छा बात है, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। अभी थोड़ा लाइट की डिसकनेक्टिविटी है तो स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूं प्रॉपर आप लोगों का। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, दूसरा करिएगा तो मैं नहीं देख पाऊंगा ना, या देख भी पाऊंगा तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी जो है ये उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, इसको उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, उस समय उसको बोलते थे संयुक्त प्रांत, है ना। तो संयुक्त प्रांत उसको कहते थे। तो संयुक्त प्रांत में ही यह घटना घटी थी, चौरा चौरी। गोरखपुर से पहले एक स्टेशन पड़ता है चौरा चौरी स्टेशन, है ना, छोटा सा स्टेशन है। और चौरा चौरी में उस समय क्या था, तो एक पुलिस थाना हुआ करता था और वहां पर कुछ किसान लोग जो है वो जुलूस निकाले हुए थे। ठीक है, 5 फरवरी का बात है, और उस जुलूस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो सेना जो पुलिस थी, उस पुलिस ने जुलूस को रोक दिया और कहा कि आप इसको लेकर के आगे नहीं जा सकते हैं। जुलूस को रोक दिया, और जुलूस को रोक देने के वजह से जो है भीड़ उग्र हो गई। तो पुलिस और भीड़ के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद पूरी भीड़ जो है वो जाकर के थाना पर हमला कर दिया और थाने को जला दिया गया। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग डाटा मिलता है, लेकिन जो प्रॉपर गवर्नमेंट डाटा है वो ये कहता है
कि उस समय थाने में 21 पुलिसकर्मी थे और उन सभी को जो है वो क्या कर दिया गया, जला दिया गया, मार दिया गया। सारे लोग जो थे वो जला दिए गए, मार दिए गए। और ये घटना की सूचना जब मिली गांधी जी को कि चौरा चौरी कांड हो गया, हिंसक घटना घट गई, तब गांधी जी परेशान हो गए बेचारे इस चौरा चौरी घटना की वजह से, क्योंकि अब इसमें क्या हो गया, हिंसा। तो यानी कि जब हिंसा हो गया तो अब मौका मिल गया प्रतिहिंसा करने का, है ना। ये देखिए, ये ऐसे देखिए, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कोई भी मूवमेंट होता है तो सक्सेस मूवमेंट वही होता है जो शांतिपूर्ण किया जाए, क्योंकि ताकतवर आदमी के सामने लड़ने जाइएगा, सरकार क्या है, पावरफुल है। अगर आप हिंसा करिएगा तो तुरंत पुलिस भेज के पिटवा देगी, नहीं पिटवा देगी। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे ना, तो पुलिस भेजने का सरकार का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि फिर सरकार का निगेटिव छवि जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा सक्सेस मिलने का चांस होता है शांतिपूर्ण आंदोलन का। एगो मूवमेंट हुआ था अभी से कुछ दिन पहले, सरकार ने एक योजना लाई, अग्निवीर योजना। तो अग्निवीर योजना का बड़े स्तर पर विरोध हुआ, है ना, और इस मूवमेंट में हिंसा हुई। सरकार अपना निर्णय बदली नहीं बदली, और ऊपर से जिन जिन लोगों ने हिंसा किया था उनका सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, उन पर एफआईआर हुआ और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि अब वो एलिजिबल ही नहीं होंगे फॉर्म डालने के लिए, या वो एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, उसमें वो जा ही नहीं पाएंगे। तो ये हिंसा का ये सब डिसएडवांटेज होता है ना। और अगर आप अहिंसा के माध्यम से चलते हैं तो सरकार आपकी बात को सुन लेती है। अन्ना हजारे का मूवमेंट लोकपाल को लेकर के, उतना बड़ा स्तर पे उन्होंने पूरे भीड़ को अपने साथ जोड़ लिया और बड़ा से बड़ा आंदोलन किया, और सरकार उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, है ना। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि आंदोलन हिंसा मुक्त था। तो आंदोलन, जिस आंदोलन में हिंसा नहीं होता है, उसी से आप ताकतवर आदमी को झुका सकते हैं। शक्ति दिखा करके आप शक्तिशाली आदमी को झुका नहीं सकते हैं। इस बात को गांधी बखूबी समझते थे। तो गांधी ने देखा कि भाई अब तो यहां पे हो गया चोरा चोरी कांड, अगर यह मूवमेंट अब ऐसे ही आगे चलता रहा तो अब तो अंग्रेजों को बहाना मिल गया। तो इस बेसिस पर वो हर जगह क्या करेंगे, अब हिंसा करेंगे, सबको दबाएंगे, सबको मारेंगे, और जब मारपीट होगा, लोग पीटे जाएंगे, तो फिर भविष्य में कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सूर्य सेन, ये सब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम उंगली पर गिना जा सकता है। और उंगली पे जो लोग के नाम गिने जा सकते हैं, ये सारी महान आत्माएं थी जिनको मरने से डर नहीं लगता था, है ना। तो क्या ऐसे कुछ लोगों के माध्यम से आंदोलन करके अंग्रेजों को हम भगा देते? नहीं भगा पाते। ये प्रैक्टिकल ही नहीं था कि हम हिंसा करके अंग्रेजों को भगा दे। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें मॉब की आवश्यकता थी, भीड़ चाहिए था, और वो ऐसा भीड़ जो शांतिपूर्ण तरीके से करे, क्योंकि जिन्होंने भी अहिंसा किया अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। तो फांसी पर चढ़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? बहुत कम लोग, गिने चुने लोग। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे देश में भगत सिंह हो, चाहते हैं ना, कि भगत सिंह जैसा आदमी हो देश में, जो देश के लिए लड़े मरे, सब कुछ करे, क्रांतिकारी आदमी हो। लेकिन हम चाहते हैं कि पड़ोस के घर में हो। हम ये नहीं चाहते कि भगत सिंह का जन्म गलती से हमारे घर में हो जाए, क्योंकि अगर हमारे घर में आ जाएंगे तो तनाव, टेंशन, चिंता हमेशा बना रहेगा, पुलिस हमेशा आते रहेगी, दिक्कत होते रहेगा। तो इसलिए कोई नहीं चाहता कि भगत सिंह हमारे घर में हो। भगत सिंह के प्रति पूरी सम्मान है, लेकिन लोग चाहते हैं स्वार्थी प्रवृत्ति कि भाई भगत सिंह हो तो बगल के घर में हो, है ना। आजादी दिला दी, स्वतंत्रता दिला दी, स्वतंत्रता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दे दी, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से सोचते हैं, अपने इच्छाओं के हिसाब से सोचते हैं कि हम कहां पर सेफ जोन में रहेंगे, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से बिहेव करते हैं। तो ये चीज वहां पे होता है। गांधी ने जैसे देखा कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना घट गई, गांधी ने आंदोलन को रद्द करने की तैयारी कर ली, और 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लिख लेंगे कि 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिपील बाय द महात्मा गांधी
इन 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी जब इस आंदोलन को वापस ले लिए तो कांग्रेस के अंदर ही नेताजी लोग थे जो गांधी के विरोधी बन गए। नेहरू जी ने एक लाइन कहा, लिख लीजिए नोट करके, इस वापसी लेने की बात पर, कि कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का परिणाम, कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का परिणाम कन्याकुमारी का कोई गांव क्यों भुगतेगा? कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का परिणाम कन्याकुमारी का कोई गांव क्यों भुगतेगा? इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं कि घटना कहां घटी? चौरा चौरी में, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जगह पर घटी। असहयोग आंदोलन तो पूरा इंडिया में ना चल रहा था जी, है ना? ये तो पूरा इंडिया में चल रहा था। तो जब पूरा इंडिया में जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट को एक छोटा सा जगह पर घटने वाला घटना के लिए क्यों वापस ले लिए? ये नेहरू जी कह रहे थे, है ना? लेकिन बात गांधी का यही था कि घटना चाहे कहीं भी घटे, अंग्रेज हिंसा सब जगह करते, अंग्रेजों के द्वारा वायलेंस हर जगह फैलाया जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम इसको वापस लेते हैं। भले उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, लेकिन ये मूवमेंट तो चल रहा है हर जगह, हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसी का आधार बना करके अंग्रेज क्या करेंगे? सबको मारेंगे, पीटेंगे, हत्याएं होंगी, जैसे कि 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसलिए गांधी ने कहा कि नहीं, यह चीज जो है सो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसलिए गांधी ने क्या कर दिया? इसको वापस लिया। इसी चीज को लेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने, अगला लाइन, कि सुभाष चंद्र बोस ने इस घटना को, किस घटना को? असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घटना को, इस घटना को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपत्ति कहा। इस घटना को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रीय विपत्ति, राष्ट्रीय विपत्ति। ठीक है, नेशनल थ्रेट, है ना? राष्ट्रीय खतरा या राष्ट्रीय विपत्ति कहा। ठीक है, राष्ट्रीय विपत्ति कहा। सुभाष चंद्र बोस भी इस घटना से खुश नहीं थे कि ठीक नहीं हुआ है, छोटा इतना बड़ा मूवमेंट, सब लोग मेहनत कर रहे थे, और यहीं से थोड़ा सा जो गांधी जी का जो कैरेक्टर था ना, उस पर थोड़ा सा मतलब अब थोड़ा संदेहास्पद स्थिति में आ गए गांधी। अब लोगों को लगने लगा कि गांधी कब आंदोलन वापस लेंगे कोई नहीं जानता है, और इस संदेह को तो गांधी ने पुख्ता कर दिया 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जब फिर बिना किसी से पूछे आंदोलन को वापस ले लिया। तो कांग्रेस के अंदर जो लोग थे वो गांधी के इस निर्णय से नाराज चल रहे थे कि भाई ये सब चीज जो है वो ठीक नहीं हो रहा है ना? तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात जो राष्ट्रीय विपत्ति पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस का एक किताब है फ्रीडम स्ट्रगल, है ना? स्वतंत्रता संघर्ष। तो स्वतंत्रता संघर्ष में ये बात कहा था उन्होंने, ठीक है ना? लिख लेंगे कि ये बात कहां पे कहा था, तो फ्रीडम स्ट्रगल में कहा था, स्वतंत्रता संघर्ष। हाँ, किताब है, सुभाष चंद्र बोस की किताब है स्वतंत्रता संघर्ष। फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की किताब है, और उसमें उन्होंने कहा था। ठीक है, ओके? क्या लिखे हैं? हाँ, क्या लिखे हैं? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब स्वतंत्रता संघर्ष जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इसको राष्ट्रीय विपत्ति कहा था। ठीक है, इसमें उन्होंने उसको राष्ट्रीय विपत्ति कहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इस प्रकार से जो है गांधी का विरोध हो रहा था कि गांधी जो है वो क्या कर रहे हैं, तो गांधी अपने मनमर्जी से मूवमेंट्स को चला रहे हैं। अब कुछ तो ऐसे थे कि गांधी पर यह आरोप लगा दिया
कि गांधी को ऐसा लग रहा था कि नेतृत्व तो हमारे हाथों से निकल रहा है, इसके वजह से गांधी ने ऐसा किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। गांधी को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि नेतृत्व मेरे हाथ से निकल रहा है। ये वामपंथी इतिहासकारों का ऐसा आरोप है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गांधी का एकदम सही थिंक था, सही सोचना था। और इसमें एक सबसे ज्यादा और प्रैक्टिकल बात क्या था दी, कि मूवमेंट असहयोग 1920 से शुरू हुआ था और 1922 आ गया था। अभी तक आजादी मिली नहीं थी, है ना, अंग्रेज भारत छोड़ के गए नहीं थे और मूवमेंट तो कंसिस्टेंसी के साथ चल ही रहा था, मूवमेंट तो रुका नहीं था। हम लोग कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन, यानी कि खुद को ब्रिटिशर्स से दूर रख रहे थे, जबकि उस समय हमारे देश के मालिक वही थे। हम 2 रुपए कमाए या 2 लाख कमाए, उनके माध्यम से कमाते थे। तो ऐसे में जितना देर हो रहा था मूवमेंट को, लोग आंदोलन से अपने आप को दूर कर रहे थे। और बहुत सारे आम लोग थे जो धीरे धीरे नौकरी पर जाना शुरू कर दिए थे, काम करना शुरू कर दिए थे। ऐसे में अगर सब लोग धीरे धीरे आंदोलन से अलग हो जाते और अंग्रेजों का काम करने लग जाते, तो अंग्रेजों को एक मैसेज मिल जाता कि भारतीयों के अंदर लंबे समय तक आंदोलन करने की क्षमता नहीं है। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी गांधी बखूबी समझते थे। तो गांधी तो एक बहाना ढूंढ रहे थे, गांधी तो एक मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक मौका मिले जिसका लॉजिकल रीजन देकर के हम कह दे कि हम आंदोलन को वापस ले रहे हैं। इससे अपनी प्रतिष्ठा भी बच जाएगी और अंग्रेजों को यह मालूम भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर आंदोलन करने की क्षमता खत्म हो गई। ये थे गांधी, और ये थी गांधी की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि गांधी को पता था कि कोई भी आम आदमी लंबे समय तक आंदोलन नहीं कर सकता है। इसीलिए गांधी अपनी थ्योरी लेकर के चलते थे, संघर्ष विराम संघर्ष, कि संघर्ष करो, विराम करो, फिर संघर्ष करो और फिर विराम करो। क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप संघर्ष ही करते चले जाएंगे तो फिर आपको जो है सो अंततोगत्वा आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और फिर पूरा का पूरा चीज भी जो है सो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए यहां पर यह सारा चीज जो है सो हुआ था। ओके, तो इस वजह से यहां पर इन्होंने इसको वापस ले लिया। और इसी वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के इसी गया में हो रहा था, है ना, और इसमें अध्यक्षता जो है वो कर रहे थे सीआर दास। और इसी मुद्दे को लेकर के सीआर दास ने यह कह दिया कि हम कांग्रेस को इस्तीफा देते हैं। और कांग्रेस में 2 गुट बन गए, एक हो गए परिवर्तनवादी और एक हो गए अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी वो कहलाए जो गांधी के इस निर्णय के वजह से कांग्रेस को छोड़ करके खुद को कांग्रेस से अलग कर दिया, और अपरिवर्तनवादी वो कहलाए जो गांधी का विरोध तो कर रहे थे लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ा, जिसमें राजेंद्र प्रसाद अहम रोल में प्ले कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद भी इस निर्णय के साथ नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर गांधी ने यह निर्णय लिया है तो ठीक ही लिया होगा, इसलिए उन लोगों ने गांधी को सपोर्ट किया। लेकिन मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन लोगों ने गया अधिवेशन में ही यह क्लियर कर दिया कि हम लोग कांग्रेस की सदस्यता छोड़ रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी और छोड़ करके अपनी एक अलग पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, तो और इधर अब देखिए 1923 में, अब देखिए कि इधर जो है असहयोग आंदोलन अपना चल रहा था और इसको गांधी ने वापस ले लिया। खिलाफत मुद्दा चल रहा था। अब खिलाफत का कोई मतलब यही नहीं पता चल रहा कि खिलाफत का क्या होगा, क्योंकि अंग्रेज सब जो है वहां पर कोई भी अधिकार देने के उस पक्ष में नहीं था खलीफा को, है ना, खलीफा को कोई राइट नहीं दे रहा था। और तब तक वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक नेता है मुस्तफा कमाल पाशा, टर्की में एक नेता आ गए मुस्तफा कमाल पाशा, और उन्होंने कि भाई हम लोग को अब ये पुरानी जो मान्यताएं हैं उससे बाहर निकलना चाहिए और नए रिफॉर्म और सुधार को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब टर्की ने इस मुद्दा को गायब कर दिया तो अब अंग्रेजों के लिए इस मुद्दा का कोई मतलब नहीं था। यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया बिना किसी लक्ष्य के प्राप्ति के। तो इधर असहयोग भी अपना सक्सेसफुली कुछ अचीव नहीं कर पाया और खिलाफत का भी जो मुद्दा था वो मुस्तफा कमाल पाशा के आ जाने की वजह से खत्म हो गया, और ना ये अपने लक्ष्य तक पहुंचा और ना ये अपने लक्ष्य तक पहुंचा। कोई भी इसमें से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। और बेसिकली जो असहयोग हुआ, नॉन कोऑपरेशन हुआ, तो नॉन कोऑपरेशन में अंग्रेजों पर हम प्रेशर जरूर बनाए थे, लेकिन इस प्रेशर को कंटिन्यू रख पाने में हम सफल नहीं हो पाए और चौरा चौरी घटना घट जाने की वजह से 12 फरवरी 1922 को हमने इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्लियर है? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग शुरू हुआ था गांधी के नेतृत्व में,
5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड हुआ था, ठीक है, और उसी के बेस पर 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था। बाकी कांग्रेस जब पढ़ाए थे तो वहां पे आपको बताए थे कि इस वर्ष कांग्रेस का 2 सेशन बुलाया गया था, एक सितंबर महीने में और एक दिसंबर महीने में। तो सितंबर में इसीलिए बुलाया गया था कि असहयोग के प्रस्ताव को पास करा लिया जाए, लेकिन सितंबर में असहयोग का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अध्यक्ष कौन था उसमें? लाला लाजपत राय जो थे वो अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इन चीजों को जो है सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्या बिहार में तो बिहार स्पेशल पढ़ाया जाएगा ना आपको, बिल्कुल बिहार स्पेशल पढ़ाया, बिहार हर चीज का होगा। और वो जो बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, एवरीथिंग बिहार का है ना, बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो सब आपको अलग से पढ़ाया जाएगा बिहार स्पेशल में, ठीक है, कि बिहार में क्या हुआ और बिहार में कैसे हुआ, ठीक है। हाँ आए, जैसे शेड्यूल लगेगा है ना, जिस प्रकार से शेड्यूल लगेगा उसके हिसाब से बिहार स्पेशल भी कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें बिहार से संबंधित चीजों को आपको कराया जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो जो राष्ट्र के स्तर पे हुआ था, भारत के स्तर पे हुआ था, ठीक है। तो यहां पर ये नॉन कॉपरेशन हुआ और उसके बाद आया स्वराज पार्टी, लिखेंगे स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। कि स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। ठीक है, तो इसमें 1923 में इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1923 में इलाहाबाद में। अब देखिए, बेसिकली ये बना इसलिए मूवमेंट था क्योंकि क्या हुआ था इस मूवमेंट में, तो आप देखेंगे कि इस मूवमेंट के अंतर्गत जो है, इस आंदोलन में क्या हुआ कि यहां पर जो है मुख्य तौर पर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो यहां पर क्या कर रही थी, तो कांग्रेस के द्वारा असहयोग को वापस लिया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा असहयोग को वापस लेने की वजह से ये लोग उससे नाराज चल रहे थे। और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में चुनाव की बात की गई थी, है ना, कि चुनाव होगा और उसमें भारतीय लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जो थी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो जब अलग से स्वराज पार्टी बन गई तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने तय किया कि स्वराज पार्टी के सदस्य चुनाव लड़ेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, उसका चुनाव होना था। तो कांग्रेस का कहना था कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन स्वराज पार्टी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और स्वराज पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई कि हम जो है वो क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जबकि गांधी ऐसा नहीं चाहते थे, और इसी बीच गांधी को जो है वो पकड़ करके जेल भेज दिया गया था, है ना। गांधी जेल चले गए थे, गांधी जेल में थे, और कांग्रेस के द्वारा ये मूवमेंट जो था वो बंद कर दिया गया था, है ना, क्या असहयोग चलाने की वजह से, ठीक है। हाँ, ले लेने के बाद भी, क्योंकि डर था कि गांधी कब फिर इसको मूव करा देंगे कोई नहीं जानता है, तो इसलिए गांधी को उस समय जो है सो जेल में बंद कर दिया गया था। और उसके बाद इन लोगों ने तय किया, यहां पर क्या बज रहा है, ये इधर का बज रहा है क्या, कुछ नीचे बज रहा है, अच्छा अच्छा, हाँ क्या,
उस समय जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव वर्क कर रहा था, हाँ, उस जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव उस समय वर्क कर रही थी, तो उसके लिए चुनाव होता था। अंग्रेज जो है वो चुनाव कराने का काम करते थे, है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, उसके लिए चुनाव होता था, तो उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट, अन्य पार्टियां पार्टिसिपेट करती थी। कांग्रेस ने कहा था कि हम इसमें अंदर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 1919 का भी एक्ट आया था, तो उसमें भी प्रांत में स्वशासन की बात की गई थी कि प्रांतीय स्तर पे हम शासन डिलीवर करेंगे। कांग्रेस ने कह दिया था कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस का यह फिक्स थियरी था कि हमको चुनाव में नहीं भाग लेना है। अन्य जो लोग होते थे वो चुनाव में भाग लेते थे, है ना, वो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जाकर के बैठते भी थे, लेकिन कांग्रेस का कोई मेंबर या कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती थी। तो फिर 1923 में चुनाव होना था और उसी वर्ष ये पार्टी बनी। तो स्वराज पार्टी के नेताओं ने तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जाकर के इंपीरियल लेजिस्लेटिव में बैठेंगे। अब बैठ करके वहां से सदन के अंदर से अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। तो उस समय भी विधायिका काम कर रही थी, लेकिन अंग्रेजों के नेतृत्व में कर रही थी और कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेती थी। कांग्रेस ने पहला बार चुनाव लड़ा 1937 में, जब 1935 के एक्ट में के बेसिस पर 1937 में चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। उससे पहले कांग्रेस ने चुनाव में पार्टिसिपेट ऑफिशियली कभी नहीं किया। तो यहां पर भी कांग्रेस नहीं कर रही थी और ये लोग करने के लिए तैयार थे। तो इस वजह से भी यही लोग कहलाते थे परिवर्तनवादी, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के जो रास्ता बनाया था उसके उलट जाकर के काम कर रहे थे और कांग्रेस इसमें भाग नहीं ले रही थी। तो यह चुनाव हुआ और चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया और मजेदार बात यह हुई कि चुनाव में स्वराज पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। चुनाव जीत गई स्वराज पार्टी और सरकार तो नहीं बना सकी, लेकिन इसके अपने कैंडिडेट्स इतने आ गए कि यह भारतीयों का मुद्दा आराम से वहां पर उठा सकती थी। और पहला बार यह हुआ कि 1925 में कोई भारतीय व्यक्ति सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। नाम था विट्ठल भाई पटेल, स्वराज पार्टी के थे। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे कि स्वराज पार्टी के नेता विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के नेता विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए 25 में। वो तो पहले अंग्रेजों के द्वारा ही नियुक्त हुए थे, इससे उनका कोई संबंध नहीं। हाँ, लेकिन वो तो अध्यक्ष थोड़े थे, वो सदस्य थे, मेंबर थे। हाँ, अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष जब भी पूछा जाएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो विट्ठल भाई पटेल थे और स्वराज पार्टी के नेता थे। स्वराज पार्टी के द्वारा इनको चुना गया था। और देखिए इस बीच अब आप देखें कि क्या हुआ कि जब 23 में ये लोग अपना परफॉर्म कर रहा था, तो कांग्रेस इनके साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस का समर्थन इनके साथ था। मतलब कि उस समय अब रोड पर आंदोलन हो रहा था। सदन के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसमें स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे वो लगातार अंग्रेजों का खिलाफत करते थे, है ना। कोई भी मुद्दा आता था तो उस मुद्दे पे वो अंग्रेजों का खिलाफत करते थे। तो यह भी कहा जाता है कि एक प्रकार से कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो कांग्रेस ने आंदोलन बंद कर दिया और स्वराज पार्टी अलग से एक संस्था बन गई और ये संस्था सड़कों पर नहीं जाके सदन में हंगामा करती थी और सदन के अंदर में अंग्रेजों के सामने विरोध दर्ज कराया जाता था कि भारत में जो शासन चल रहा है, जो शासन पद्धति चल रही है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। इसी वजह से दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। उनकी किताब का नाम था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और उसमें एक एसे था इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया और उसमें उन्होंने लिखा था भारत के धन के निष्कासन के संबंध में कि भारत का जो पैसा है वो कैसे यहां से निकल करके अंग्रेजों के पास जा रहा है।
तो वहां उन्होंने जो लिखा था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसका यही मतलब था कि भारत में अंग्रेजी शासन तो है, लेकिन अंग्रेजी शासन जैसा ब्रिटेन में होता है वैसा इंडिया में नहीं है। मतलब इंडिया को लोग अपना गुलाम, अपने स्लेव के जैसा शासन कर रहा है, और जबकि अपने यहां क्या करता था, तो अपने यहां उसको बेहतर शासन देता था, है ना। तो वही यहां पे स्थिति था, और इसी चीज का डिमांड स्वराज पार्टी के लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में करते थे कि भाई हमको जो है वो ऐसा शासन व्यवस्था दीजिए जैसा कि आपके यहां है ना। लेकिन वहां पर इन लोगों ने ऐसा कुछ, मतलब अंग्रेजों ने कोई रिफॉर्म नहीं किया। साथ साथ आंदोलन चलता रहा, लेकिन तब तक क्या हुआ कि सीआर दास की मृत्यु हो गई। और जैसे ही सीआर दास का मृत्यु हुआ तो फिर इस स्वराज पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो गई, कम हो गई। तो ये फिर इसका हाल हो गया पुनः मुस्को भवा, एक बार फिर से आके कांग्रेस में मर्ज हो गई। और इसी बीच 1924 में जब गांधी आए थे बाहर, और गांधी ने बेलगाम अधिवेशन किया था जो कांग्रेस में आपने पढ़ा है, तो वहां पर गांधी ने स्वराज पार्टी की सराहना की थी, है ना। स्वराज पार्टी के बारे में सराहना किया था कि स्वराज पार्टी अच्छा काम कर रही थी, सदन के अंदर में जाकर के अंग्रेजी नीतियों का विरोध कर रही थी, अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्यों का विरोध कर रही थी, पब्लिक का सपोर्ट भी इसको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही सीआर दास का डेथ हो गया तो फिर इसका परफॉर्मेंस जो है सो गड़बड़ होने लगा, और कांग्रेस जैसे नेता इसके अंदर में थे नहीं। मोतीलाल नेहरू अकेले पड़ गए, अंततोगत्वा ये फिर से जाकर के कांग्रेस में ही मिल गई। तो इसका कोई विशेष उस प्रकार का योगदान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं रहा। एक संस्था के तौर पर कुछ समय में के लिए जो वैक्यूम हुआ था, जो खालीपन आया था, उस खालीपन को भरने का प्रयास स्वराज पार्टी ने किया, वो भी 2 से 3 साल। उसके बाद फिर से इसका जो मर्जर है वो हो गया कांग्रेस में ही, और फिर इसने कुछ खास लक्ष्य या कुछ खास अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए। क्या? सियाराम दास नहीं, सीआर दास, सियाराम दास नहीं, ठीक ना। एकदम मामला सब घबरा जी तो, है ना, सीआर दास, ठीक है। ये तो भाई वही हाल हो जाएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो वेयर इज बखलोल लोधी, है ना। और कहीं ऑप्शन में दिख में नहीं करेगा। मृत्यु ठीक है 1926 में, नाम सीआर दास, सियाराम दास काट दीजिएगा, नहीं तो याद करके जाइएगा कि जम्मा में गलती लगा के आइएगा, ठीक ना। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, कि कभी कोई ऐसा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम या लिखने का प्रॉब्लम कोई ऐसा ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार इनका डेथ हो गया, और फिर इस पार्टी का मर्जर हो गया यहां पर। तो फिर इस बीच गांधी ने कोई मूवमेंट नहीं किया। इस बीच गांधी क्या कर रहे थे, तो गांधी जो है वो चरखा उद्योग में खूब काम कर रहे थे इस समय। आज लोगों को ट्रेनिंग देते थे हथकरघा उद्योग का, कि कैसे जो है आप सूत काट सकते हैं, कैसे कपड़ा बना सकते हैं, कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस सब काम का ट्रेनिंग दे रहे थे गांधी घूम घूम करके पूरे देश में, कोई आंदोलन नहीं चला रहे थे। तब तक क्या हुआ, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, और 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से पहले साइमन कमीशन वाली सारी घटनाएं घटी, है ना। और साइमन कमीशन के बारे में जब पॉलिटी पढ़ाए थे तब भी बताए थे आपको, है ना। साइमन कमीशन कब बना था जी? भाई एक एक करके बोले, कितना लोग गलते बोल के निकल जाएगा, है ना। 27 में कब बना था? है? कब बना था? यही सब बार बार बोलते हैं, खाली यह तनाव आप लोग लेते हैं कि कब होगा, कब खत्म होगा। जो खत्म हो गया ऊपर से खत्म है। हम पूछ रहे हैं बना कब था? 27 में कब? ये कम से कम 200 बार बताए होंगे। हाँ, 8 नवंबर 27, गुड। 8 नवंबर 1927 को ये बना था, और आया था 3 फरवरी 1928 को। कहां आया था? बंबई में आया था, है ना। और ये बेसिकली किसके लिए आया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिव्यू लेने आया था कि वो कितना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है इंडिया में,
और किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को डिलीवर कर सकते हैं। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आया था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए आया था, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए बेसिकली यहां पर उसको भेजा गया था। तो ये सब काम इधर हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1929 का लाहौर अधिवेशन बुलाया गया था। लाहौर अधिवेशन में आपको पता है कि पंडित नेहरू अध्यक्ष थे, पहले ही पढ़ चुके हैं, और वहां पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था, है ना। और उसी में गांधी जी ने कहा था कि हम आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, कि हम आगे क्या करेंगे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। इसका निर्णय गांधी जी ने वहीं पे कर लिया था। और उसके बाद 1930 में गांधी जी ने क्या किया, तो अंग्रेजों के सामने एक 11 सूत्री मांगे रखी थी। उस समय तत्कालिक 1930 में भारत का वायसराय कौन था, इरविन। इरविन के सामने उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी थी, है ना। कुछ डिमांड्स किया था कि भाई हमको जो है सो वो डिमांड्स हमारा माना जाए, लेकिन गांधी के उस डिमांड को इरविन ने कुछ भी नहीं सुना। इसी वजह से असहयोग के बाद गांधी का जो बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ, वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। क्या 48, ठीक है। तो यहां पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको कहते हैं इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी को इंग्लिश यूपीएससी ने लिखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके वजह से हिंदी मीडियम वाला का 2 नंबर गायब। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, इसको इंग्लिश बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य तौर पर जो चला था तो 1930 से 34 तक चला था। हालांकि बीच में ब्रेकडाउन हुआ था, गांधी ने जब ब्रेक किया था उसकी चर्चा करेंगे कि गांधी ने कैसे ब्रेक किया था इसको, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। असहयोग गांधी 20 में कर चुके थे, अब 30 में गांधी लेकर के आए सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विनय के साथ आज्ञा का उल्लंघन, सविनय, है ना, विनय के साथ आज्ञा का उल्लंघन। गांधी का वर्ड और गांधी की जो बातें होती थी वो एकदम जबरदस्त डिप्लोमेटिक होता था, है ना, महान कूटनीतिज्ञ थे। अगर गांधी आज के डेट में भारत के विदेश मंत्री होते, है ना, तो भारत को इस प्रकार से स्टैब्लिश करते, है ना, कि भारत का कभी किसी से कुछ खास उलझावपन नहीं होता। क्योंकि गांधी ऐसा नहीं था कि गांधी मतलब लड़ते नहीं। अभी तक ये सब देख रहे हैं ना, ये सब अभी तक गांधी का नॉर्मल रुख है। आइए है गांधी को जब 1942 में पढ़ेंगे तो यही गांधी कहते हैं कि डू एंड डाई, करो या मरो। यही गांधी कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। तो नहीं, गांधी को पता था, गांधी की बेहतरीन बात क्या थी कि गांधी को पता था कि गांधी को कब नाराज होना है और गांधी को कब मान जाना है। ये गांधी को स्वयं में पता था। और देखिए, ये बात अगर आपको स्वयं में पता हो ना कि आपको कब नाराज रहना है और आपको कब खुद ही मान जाना है, तो इससे क्या होगा, जीवन में भी इसका बहुत फायदा होता है ना। इसका क्या होता है, इसका व्यक्तिगत जीवन में भी इसका फायदा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई, अब देखिए, नाराजगी तब दिखलाइए जब आपके नाराजगी से कोई काम बिगड़ता हो, है ना जी। काम बिगड़तेगा तब ना दूसरा आदमी आपको मनाने का कोशिश करेगा। आज झूठों नाराज होता या कोनो आपके नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो कोई मनाने जाएगा, मान जाइएगा, है ना। तो इसलिए क्या है जरूरी कि समय के हिसाब से अपने आप को बनाना चाहिए, है ना। और वही गांधी करते थे। तो यहां पर गांधी ने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा
सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा गांधी जी ने गांधी जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही कर दिया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा गांधी जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही कर दिया था। ठीक है, वहीं पर कह दिया था कि 1930 में हम चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, लेकिन फिर यह आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी इरविन के सामने, और गांधी ने सोचा कि अगर ये हमारा डिमांड मान जाएगा तो हम आंदोलन नहीं चलाएंगे, है ना, अगर नहीं मानेगा तब आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे कि आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले, आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले, आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय, गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी। 11 सूत्री मांग, 11th फॉर्मूला डिमांड। ठीक है, फॉर्मूला डिमांड 11 सूत्री मांगे रखी। मतलब कि गांधी ने अंग्रेजों के सामने कुछ मांगे रखी, 11 मांगे, है ना, और उसमें गांधी ने कहा कि अगर हमारा ये मांग आप मान लीजिएगा तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन तत्कालीन वायसराय इरविन इतना कॉन्फिडेंस में था कि मानने को तैयार ही नहीं था, है ना, ये कहा कि नहीं हम उस पर कुछ भी विचार नहीं करेंगे, और ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में गांधी ने तय किया कि अब हमको आंदोलन करना पड़ेगा, है ना, और फिर गांधी ने तय किया कि हम आंदोलन करेंगे। लेकिन गांधी भी कहते बहुत दिमाग वाले आदमी थे, तो गांधी सोचते थे कि भाई हम तो असहयोग आंदोलन ऐसे ही बीच में वापस ले लिए थे, तो आदमी सब हमसे नाराज चल रहा है, तो कुछ ऐसा काम करे कि पहले टेस्ट हो जाए कि आदमी सब हमारा सपोर्ट में है कि नहीं, है ना, ऐसा कुछ हो जाए कि हम ये देख ले कि लोग हमारे साथ है कि नहीं। तो इसके लिए गांधी ने पहले सोचा कि हम करेंगे दांडी मार्च, है ना, गांधी ने कहा कि हम करेंगे दांडी मार्च, और दांडी मार्च में ही गांधी ने देखा कि भाई हमारे साथ कितना लोग जुड़ता है। अगर ठीक ठाक आदमी जुड़ गया इसका मतलब कि लोकप्रियता बनी हुई है, इसका मतलब कि लोग साथ में हैं। तो अब देखेंगे कि लोग जुड़ गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे, और जब देखेंगे कि लोग नहीं जुड़ा तो कह देंगे कि नॉर्मल मार्च था, बातें खत्म, है ना, तो हमारा दिक्कत नहीं होगा, अंग्रेज कहबो नहीं करेगा गांधी का लोकप्रियता खत्म हो गया। इतना बेहतरीन गांधी डिप्लोमेट थे कि अच्छा से सारा चीज का तोड़ जानते थे। तो गांधी ने पहले क्या शुरू किया, दांडी मार्च। कब से शुरू किया, लिखेंगे कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से अपने साबरमती आश्रम से, अपने साबरमती आश्रम से अपने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ
78 सहयोगियों के साथ 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। ठीक है, दांडी मार्च प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखिए, मतलब कि साबरमती आश्रम से निकले और इनको जाना था दांडी, है ना, वो समुद्र तटीय स्थल था। तो देखिए, जब स्टार्ट किए गांधी तो उस समय इनके साथ केवल 78 सहयोगी थे, ओनली 78 कोऑपरेटिव्स, है ना, केवल 78 लोग थे जो इनके साथ थे। तो यहां गांधी देख रहे थे कि तो 78 आदमी हमारे साथ है, तो यहां से आंदोलन शुरू कर देते तो कोई फायदा नहीं होता। तो गांधी को देखना था कि अच्छा देखते हैं अंतिम तक कितना आदमी हमारे साथ जुड़ता है। तो जब साबरमती से ये उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए दांडी, है ना। लेकिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंच गए। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंच गए। जब दांडी पहुंचे गांधी तो शुरू हुआ था 78 सहयोगियों के साथ, यहां पहुंचते पहुंचते लगभग 10,000 लोग गांधी के साथ जुड़ गए थे। गांधी समझ गए कि ये आंदोलन चलाने का एकदम उपयुक्त समय है ना, इससे बढ़िया समय अब कोई हो नहीं सकता है। जब मेरे साथ इस मार्च में 10,000 लोग हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग यहां पे सपोर्ट करेंगे ही, है ना। तो यहां पर गांधी जो है वो 10,000 सहयोगी को जब देखा गांधी ने, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और दांडी के समुद्र तट पर उन्हें नमक बनाया, समुद्र के पानी से नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा, और वहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ध्यान रहे, हाँ 6 अप्रैल को ही। ठीक है, तो यहां जब पहुंचे थे गांधी 6 अप्रैल 1930 को, तो क्या किया, समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, और इसी दिन से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है क्या? हाँ, बिहार से कुछ लोग गए थे इसके अंदर में, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह जैसे लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग इसके सपोर्ट में गए थे। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर यहां पे बिहार का नहीं, बेसिक जो समर्थन था वो गुजरात से था, है ना, गुजरात से, महाराष्ट्र से, क्योंकि उस समय गुजरात महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ करता था, तो मैक्सिमम लोग वहीं से पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन बाद में ये पूरे भारत में फैल गया, बिहार में भी हो रहा था ये मूवमेंट, लेकिन चूंकि बिहार में कहीं समुद्र तट नहीं है, तो बिहार में तो नमक हम बना नहीं सकते थे, तो हम लोग यहां पर चौकीदारी कर का विरोध कर रहे थे। पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में किस चीज का विरोध हो रहा था, तो चौकीदारी कर का। ठीक है, बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हो रहा था। बिहार में नमक बनाने का कोई उस तरह का प्लेस स्पेसिफिक था नहीं, और जहां जहां पर भी नमक बनाने का प्लेस था वहां पे लोग नमक बना करके इस कानून को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा हुई और यात्रा खत्म हुई, और यहीं पर इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? हाँ, गुड, ध्यान रखेंगे, 6 अप्रैल 1930 दांडी से, है ना। ठीक है, इन्हीं की साबरमती से, या 12 मार्च 1930 से, है ना, क्योंकि ये प्रश्न भी बीपीएससी पूछ चुकी है अपने एग्जाम में। ठीक है, ये पूछ चुकी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, है ना। तो ध्यान रखें कि 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस दिन तो दांडी मार्च शुरू हुआ था, आंदोलन नहीं शुरू हुआ था, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930 को दांडी से, नमक कानून तोड़ करके। हाँ, नमक कानून,
उस समय नमक पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने, ठीक ना। उस समय क्या किया था, अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, और नमक हर आदमी यूज करता था, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। तो इसलिए गांधी ने इस आंदोलन का टारगेट रखा नमक को ही, कि हम नमक बनाएंगे और यह तय होगा कि सब लोगों को कम से कम फ्री में नमक मिले, नमक पर किसी प्रकार का कोई टैक्स ना लगे। और इसीलिए यह मूवमेंट गांधी ने यहां पर प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो यह मूवमेंट यहां पर हुआ, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को ये जो है सो दांडी पहुंचा, और दांडी से ये जो है वो आंदोलन स्टार्ट हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये मूवमेंट यहां पर चल रहा था, और इस मूवमेंट के अंतर्गत ही ब्रिटेन में क्या हो रहा था, तो ब्रिटेन में साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। इधर ये सब कुछ हो रहा था, उसी बीच 1930 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को बुलाया गया कि कांग्रेस को इसमें पार्टिसिपेट करना है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहां बुलाया गया, ठीक है। और उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना। रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, और उसके द्वारा वहां पर बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसका था कि भाई किसी तरीके से कांग्रेस को बुलाना है, क्योंकि साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर वहां पर विचार हो रहा था, ठीक है। और भारत के लिए कानून बनाना था, और भारत के लिए कानून बने और उसमें कांग्रेस ना हो तो उस कानून का सक्सेस होने का उम्मीद बहुत कम था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस को मानते थे उस समय देश में। तो इसलिए रैमजे ने चाहता था कि कांग्रेस आए। तो कांग्रेस को बुलाने के लिए उसने तत्कालिक वायसराय इरविन को फोर्स किया कि भाई किसी तरीके से कांग्रेस को लेकर के आओ, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं गई थी और गांधी यहां पर चला रहे थे यह आंदोलन। तो इसीलिए जब वहां से फोर्स हुआ, जब दबाव बनाया गया इरविन पर, तो इरविन ने क्या किया, गांधी के साथ समझौता करने के लिए दिल्ली में गांधी को बुलाया, और 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। तो एक हेडिंग बनाएंगे, गांधी इरविन समझौता। हाँ, बी आर अम्बेडकर तीनों में गए थे, तीनों में गए थे वो, तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता, और इसी को कहते हैं दिल्ली समझौता। यही क्या कहलाता है, दिल्ली समझौता, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में हुआ था, ठीक है। हाँ क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहां पर कोई चर्चा नहीं है, ठीक ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस था, इसलिए मैंने यहां पे बताया, ठीक है। और जितना बताते हैं उसके साथ कनेक्टिविटी करिए, ठीक ना। अतः आप लोग अपने दिमाग में सब कहानी को एक साथ अपलोड करिएगा तो मालूम चला कि डिवाइस फेल कर जाएगा ना, डिवाइस कोनो कहानी को ले नहीं पाएगा। तो जिस रास्ते से लेकर, इसलिए आप लोग को प्रॉपर एक एक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं कि एक टॉपिक बाद क्लियर हो जाए, है ना। उसके बाद फिर वहां पे, अभी आपको हम गोलमेज सम्मेलन पढ़ा ही नहीं रहे हैं, अभी गांधी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो गांधी का कहां कहां इन्वॉल्वमेंट है, गांधी का कहां कहां रोल है, ये समझना है कि गांधी कहां कहां पे, ठीक है। और उसके बाद जाकर के घटना चक्र से बने, गांधी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एगो क्वेश्चन गांधी से नहीं छूटेगा, गांधी पढ़ के गांधी पर बनाइएगा। तो 5 मार्च 1931 जो है, मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या हुआ, तो गांधी इस बात पर राजी हो गए कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाएंगे, लेकिन गांधी ने भी कुछ डिमांड्स रखे, है ना।
और इरविन ने पहला डिमांड रखा कि भाई आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए, ये जो आंदोलन आप चला रहे हैं इस मूवमेंट को वापस ले लीजिए और आप लंदन चलिए, बाकी आपको जो चाहिए वो बोलिए। तो गांधी ने कहा कि जितने कैदियों को आपने रखा है पकड़ करके उन सबको छोड़ दीजिए। इरविन ने स्वीकार कर लिया कि सारे कैदियों को छोड़ देंगे, लेकिन जो लोग आतंकवादी हैं जिनके ऊपर मर्डर का चार्ज है उनको नहीं छोड़ेंगे। और इसी में फंस गए भगत सिंह, इसी में फंस गए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, है ना, क्योंकि इनके ऊपर था सैंडर्स हत्या का केस। हालांकि सैंडर्स हत्या करने के बाद भगत सिंह पकड़ाए नहीं थे, फ्रीली घूम रहे थे, छूट गए थे, मतलब कि अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाया था। लेकिन हुआ क्या कि जानबूझ के भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी, जानबूझ करके, क्योंकि जब बहस होता था तो अंग्रेजी में बहस होता था और उस समय इंडिया लोग को अंग्रेजी कम आती थी, तो कोई समझ ही नहीं पाता था कि वो सब क्या बहस कर रहा है। तो भगत सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इनको इंग्लिश भी आती थी, तो भगत सिंह ने जानबूझ के गिरफ्तारी इसलिए दी ताकि जा करके अंदर में सुने कि अंदर में क्या हो रहा है। और भगत सिंह ये भी जानते थे कि एक बार पकड़ा जाएंगे तो फांसी उनको निश्चित है। तो भगत सिंह ने यह सोचा कि एक हमको अगर फांसी होगा तो मेरे जैसे 10 भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, इसलिए हम अपना कुर्बानी देने के लिए तय हैं। भगत सिंह को पहले से अंडरस्टूड था कि हमको फांसी पर तो चढ़ना ही है। 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रहा था और उसी चर्चा में भाग ले रहे थे सारे ब्रिटिशर्स और कुछ इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें भगत सिंह पहुंचे और उन्होंने क्या किया, बम फोड़ दिया असेंबली में। लेकिन उस बम में किसी प्रकार का कोई बारूद नहीं था, मतलब उससे कोई मरने वाला नहीं था। और उसके साथ कुछ पर्चियां उसमें उछाल दी गई जिस पर लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। कोई मरा नहीं। भगत सिंह चाहते तो भाग जाते, लेकिन भगत सिंह खड़ा होकर के नारा लगाते रहे इनकलाब जिंदाबाद का और जानबूझ के अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो गिरफ्तार किए गए बम फोड़ने के अपराध में, लेकिन जब गिरफ्तार हो गए तो फिर तो भगत सिंह मिल गए, है ना, मतलब ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था अंग्रेजों के लिए, क्यों खोज रहा था सब भगत सिंह को और भगत सिंह खुद ही गिरफ्तारी दे दिए। तो पकड़ाए बम फोड़ने के आरोप में जिसमें कोई नहीं मरा था, लेकिन केस शुरू हो गया सैंडर्स हत्या का और उसी में उनको हो गया फांसी का सजा। तो इरविन कह दिया कि देखिए हम सबको छोड़ेंगे, लेकिन जिस पर आपराधिक मुकदमा है, क्रिमिनल केस है, जिसने मर्डर किया है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। गांधी जी इस बात पर जिद पे नहीं अड़े, गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद गांधी ने अपने मूवमेंट्स भी वापस ले लिए और गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन चले गए। और लंदन गए उधर, और इधर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पे चढ़ा दिया गया। और उधर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को कुछ मिला भी नहीं। गांधी गए थे कि भारत के लिए सुशासन लेकर के आएंगे या भारत के लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर के आएंगे, लेकिन भारत को वहां मिल गया सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड, जिससे भारत का कोई फायदा नहीं होना था, भारत का नुकसान ही होना था। तो गांधी जी फिर नाराज होकर के वापस आ गए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट की थी, लेकिन कांग्रेस को कुछ भी मिला नहीं था। तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था, है ना। इसको लिख लेंगे कि गांधी इरविन समझौता के तहत ही, गांधी इरविन समझौता के तहत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, ओके। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता के बाद। और गांधी चले गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे। ओके, क्लियर है यहां तक में? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।